उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से ग्राम प्रधान अवधेश कुमार, ग्राम पंचायत चकदहा विकास खंड मौदह की तरफ से आप सभी देशवासियों व ग्राम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस आज़ादी की रक्षा के लिए हम देशवासियों की रक्षा के लिए सरहदों पर अपने लहू की बूंदों को बिखराता चला जा रहा है। चिट्ठी जब हम आंखों से पढ़ते तो सीधा हृदय में जाती है। लहू की बूंदों को इस राष्ट्र को अर्पित किया है, भारत माँ को समर्पित किया है। ये आज़ादी का पर्व बड़ा हर्ष और उल्लास का पर्व होता है। हर एक भारतवासी के लिए एक गर्व और गौरव करने वाली बात है। देशवासियों के लिए भी कह रहा हूँ, जो आप तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते हो तो आपको खरीदने की भी आवश्यकता है। किसी युद्ध में जाता है तो विजय तिलक करके उसकी माँ ये कहती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना कभी पीठ पर। हमारे देश ने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन जब आक्रमण हुआ हमारे ऊपर तो उसका बखूबी जवाब दे दिया। सर का ताज ही तो है। इस ताज के लिए तो कितने लोग प्राणों की आहुति दे रहे हैं। माँ के गर्भ में जो पल रहा होता जीव है उसको हम किस तरह का बनाना चाहते हैं ये माँ के ऊपर निर्भर करता है। सर से लेकर के पैर तक में लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा ठीक सामने साथी बैठता है, वो मुझे फर्स्ट एड करने लगता है। उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसके पूरे सर को निकलता हुआ बाहर देखा। और अगर इसका सम्मान और मान समझना है तो एक दिन उस -40 डिग्री में खड़े होकर के देख करके आ जाना, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि तिरंगे का मान क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं निशा लखवाल आप सभी का जनहित टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जो है वो जुड़ने जा रही हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और ऐसे में जब स्वतंत्रता दिवस नजदीक होता है तो चारों तरफ तिरंगों की रौनक देखने को मिलती है। भारत के सभी लोगों के अंदर देशभक्ति जो है वो जागृत हो जाती है। लेकिन असली देशभक्ति क्या है, तिरंगे की महत्वता क्या है, ये आज हम एक रियल हीरो परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी से जानेंगे। और इस वक्त तो हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत जो है हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे समस्त राष्ट्र को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस से ही हम शुरुआत करते हैं। देशवासियों को क्या संदेश जो है वो आज आप इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये स्वतंत्रता दिवस, ये आज़ादी का पर्व बड़ा हर्ष और उल्लास का पर्व होता है। हर एक भारतवासी के लिए एक गर्व और गौरव करने वाली बात है, क्योंकि इस ही आज़ादी ऐसे नहीं मिली है जी। इस आज़ादी के लिए कितनी बेटी और बेटाओं ने, कितने शूरवीर योद्धाओं ने, वीरांगनाओं ने अपने लहू की बूंदों को इस राष्ट्र को अर्पित किया है, भारत माँ को समर्पित किया है जी। तो जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि वो उस तिरंगे के लिए हो रहा है जो 3 रंग का है। सबसे पहला ही है बिल्कुल केसरिया, जो ये दिखाता है, बताता है, दर्शाता है कि हर एक भारतवासी बलिदान के लिए तैयार है। वो शौर्य का प्रतीक है। फिर वाइट, जब हम हरे सफेद कलर को देखते हैं तो वो शांति का प्रतीक है, क्योंकि हमारा राष्ट्र अहिंसा का राष्ट्र रहा है। हमारे देश ने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन जब आक्रमण हुआ हमारे ऊपर तो उसका बखूबी जवाब दे दिया। बिल्कुल। तीसरा कलर हरियाली का है, क्योंकि हमारा राष्ट्र खेत और खलियान वाला राष्ट्र है, किसानों का देश है। और किसान अपने खेतों के अंदर एक लहलाती फसलों को देख करके राष्ट्र को उन्नत करने की जो है सोच रखते हैं। तो ये ऐसा तिरंगा है, ये इसमें हर एक वर्ग जुड़ गया है। और हर एक वर्ग जब अपने हाथ में तिरंगा लेता है तो वो राष्ट्र का सम्मान और अभिमान लेता है। बिल्कुल। और हम जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो हम तिरंगे में सरोबोर हो जाते हैं। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा होता है और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल। और ये 1-2 दिन नहीं, ये पूरे 365 दिन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
हाँ, यही मतलब अगला सवाल यही रहेगा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त जब नजदीक होते हैं तब ही हमें चारों तरफ तिरंगा देखने को मिलता है, लोगों में देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है, नहीं तो उसके अलावा कभी हम बात ही नहीं करते हैं। हमारा राष्ट्रगान भी लोग जो है वो नहीं गाते हैं, सिर्फ इन्हीं सभी ओकेजन पे गाया जाता है या उनको मनाया जाता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 365 दिन हमारा तिरंगा हमारे हाथ में हो, हमारे साथ में हो। बिल्कुल। क्योंकि आप रोज भोजन करते हैं ना, ये 15 अगस्त 26 जनवरी को करते हैं, रोज खाते हैं। बिल्कुल। ये आपके पेट की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता, भोजन चाहिए जी। तो ये राष्ट्र की आवश्यकता है कि हमें हर वक्त, हर वर्ष या वर्ष के 365 दिन हमें उस राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के सरोवर में रहना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि जो है हमारा जो सैनिक है सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी या हमारे लोगों ने इन्हीं दिन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हर रोज हर सैनिक सीमा पर खड़े होकर के इस आज़ादी की रक्षा के लिए, हम देशवासियों की रक्षा के लिए सरहदों पर अपने लहू की बूंदों को बिखराता चला जा रहा है, अपने प्राणों को नौछावर करता चला जा रहा है। उसके लिए आज़ादी हर दिन होती है, तो राष्ट्रवासियों के लिए क्यों नहीं। सरहद की बात आपने करी, बॉर्डर की बात आपने की, तो हम सभी जानते हैं कि कारगिल योद्धा हैं आप। जब कारगिल फतेह हुआ और जब वही तिरंगा वहां उस चोटी पे लहराया गया, तब क्या मोमेंट था, कैसा लगा था? बिल्कुल, जो एक सैनिकों के प्राण बसे होते हैं उस तिरंगे के अंदर, और जब अपने वो कर्तव्य पथ को पार करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, लेकिन लक्ष्य पर पहुंचने से पहले न जाने कितनी कुर्बानियों को वो देख पाता है। और जिस समय जब वो तिरंगा को लहराता हुआ देखता है तो वो हवा से नहीं लहरा रहा, वो सैनिकों के लहू और सांसों से लहरा रहा है। बिल्कुल। तो उसको चाहे वो बेहोशी में हो, चाहे खून से लथपथ हो, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है कि मेरा तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी की अगर बात की जाए, आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि युवा जो है वो किसी और डायरेक्शन में आजकल बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, सब फोनों में ही लगे रहते हैं, जिसको भी बधाई देनी होती है वो फोनों से ही बधाई दी जाती है, स्टेटस लगा दिए जाते हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन आपका जो समय था, क्योंकि सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता जीतने वाले आप ही हैं, तो जब आपका जो समय था उस समय जो युवा में एक जोश जुनून होता था, आज के युवा में क्या वो देखने को मिलता है? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय कहीं एक जगह नहीं ठहरता जी। समय नदी के पानी के साथ जैसे ही बहता रहता है, तो जैसे ही जो समय जैसे परिवर्तित होता है तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आना लाजमी है। 1950 का राष्ट्र अलग था, 2024 का राष्ट्र अलग है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने हर क्षेत्र के अंदर प्रगति हुई है, उन्नति हुई है। जब प्रगति और उन्नति होती है तो वो जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो विचार भी बदलते हैं, व्यवहार भी बदलता है, कार्यशैली भी बदलती है। तो धीरे धीरे चेंज आने लगा। जब हम फौज में भर्ती हुए तो उस समय चिट्ठियों का प्रचलन था, चिट्ठियां ही होती थी, वही दौर था। चिट्ठी जब हम आंखों से पढ़ते तो सीधा हृदय में जाती है, और जब हम फोन को कान से सुनते हैं तो सीधा माइंड पर अटैक करता है। तो आज टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर एक इंसान को करना चाहिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी किस लिए बनाई है इसको भी समझना चाहिए। बिल्कुल। ये हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, कार्य जो में हमारी एक मानव शक्ति लगती थी, उस शक्ति को कम करने के लिए कि इस कम समय में ज्यादा काम हो सके। लेकिन हम आज उस समय को ही बर्बाद करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। हमें समझना होगा, और ये बच्चों की गलती नहीं मानता मैं कि बच्चों की गलतियां हैं, ये पेरेंट्स की गलती है, सोसाइटी की गलती है। क्योंकि आज एक माँ बड़े गर्व से कहती है, बोले मेरा 1.5 साल का बच्चा है, फोन को ऐसे चला लेता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज जब 1.5 साल का बच्चा फोन चला रहा है तो 22 साल का क्यों नहीं चलाएगा? सही बात है। हमें अपने इस
समाज की जो संस्कृति रही है, इस बुनियादी जो ताकत रही है, उनको समझना पड़ेगा, उसके ऊपर वापस आना पड़ेगा। एक माँ के गर्भ में जो पल रहा होता जीव है, उसको हम किस तरह का बनाना चाहते हैं, ये माँ के ऊपर निर्भर करता है, घर के माहौल के ऊपर निर्भर करता है जी। वो जिस दिन से भ्रूण के रूप में गर्भ में स्थापित हुआ, पहले जन्म के 5 साल बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो एक आधारशिला होती है उसके जीवन की। कहते हैं कि उन्हीं सालों में बच्चे को जो सिखाया जाता है वो लाइफ टाइम तक उसके दिमाग में रहता है। बिल्कुल लाइफ टाइम उसके दिमाग में होता है, उसके जीवन की आधारशिला रख दी होती है। तो हमें, क्योंकि हम ये पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं कि अभिमन्यु उसने पूरा गर्भ में जो है ना चक्रव्यूह को तोड़ने की शिक्षा को जो है सीखा था। तो आज उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो रहा है। तो आज माँ बता रही है कि हमारा 1.5 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है, क्योंकि माँ जब गर्भवती थी तो उसने मोबाइल ही चलाया था। तो उसने गर्भ में वही चीज सीखी। तो हमें बहुत अपने आप को सजग करना होगा, थोड़ा सा एक नई सोच को बदली करना होगा कि हमें अपने, क्योंकि माँ एक राष्ट्र का निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम माएँ इस तरह के अपने संस्कार और उसको अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को, फिर 5 साल के जो 5 तक साल के बच्चे को हमने क्या खिलाना, क्या बताना, क्या समझाना, किस वो अगर हम करेंगे तो ये राष्ट्र नहीं, ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इसीलिए ही यूं नहीं कहा जाता है पुराने समय में कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, दिमाग को शांत रखना चाहिए, अपने आसपास अच्छी अच्छी चीजें रखनी चाहिए, जिससे सकारात्मक जो भावनाएं हैं वो अंदर आए। बिल्कुल। अभी देखिए ये सही कहा जाता था, और आज जो युवा है वो शायद नहीं मानता है। है? लेकिन उनको एक चीज बता रहा हूँ उसी की भाषा में, ये मोबाइल है, आप बात कर रहे हो, ये सुन रहा है। हाँ। अभी जब खोलोगे तो जिस तरह की हम बात कर रहे हैं वही उस चीज में दिखाई देने लगेगा। ये बॉडी है, ये भी सुनती है, इसमें भी सेंस है। ये जब बॉडी में सेंस है तो ये बॉडी के जो सेंस है, जो हम जिस तरह के देख रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ हमारी बॉडी जब उसको समाहित कर रही है, सुन रही है, और हमारी बॉडी में पल रहा जो जीव है उसके अंदर भी, क्योंकि माँ से ही तो सांस ले रहा है वो। बिल्कुल। जो माँ खा रही है वही तो खा रहा है वो। जो माँ सोच रही है वही सोच रहा है वो। जो माँ कर रही है वही कर रहा है वो। तो वो तो बहुत बड़ा है। तो हम उसी तरह से जो है एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें अपना, और तभी हम अपने भारत को, दुनिया को एक नई बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं, और बच्चों के अंदर भी एक समृद्धता आएगी, बच्चों के अंदर एक सशक्तपन आएगा, बच्चों के अंदर एक स्पिरिट पैदा होगी। ये आज क्यों कमजोर हो रहे हैं, मेंटली और इमोशनली इतने कमजोर हो चुका है हमारा। तो ये एक बच्चा कमजोर नहीं हो रहा, एक राष्ट्र और पूरी दुनिया कमजोर हो रही है। आने वाली पीढ़ी कमजोर हो रही है। बिल्कुल। हम देख रहे हैं अभी कि थोड़ा सा भी कोई परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तुरंत सुसाइड हो जाता है। हाँ वही, बिल्कुल। लड़ने की क्षमता आज के युवा नहीं है, आजकल के युवा। लड़ने की क्षमता वैसे है, वैसे तो लड़ लेंगे, बट अपनी समस्याओं से लड़ने, यार जब आप अपने आप से लड़ने में सक्षम नहीं हो तो आप दुनिया में लड़ने के लिए सक्षम हो ही। बिल्कुल। मेंटली प्रेशर लोग नहीं झेल पा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, सभी लोग जो है ईसीजी तो कराते हैं। हाँ। ईसीजी में इस तरह की तरंगें होती हैं जी। बस उसको देख लिया, हाँ भाई ठीक है, लेकिन वो बहुत कुछ कहती है। जब इस तरह से चल रही है तो क्या हार्ट बीट चल रही है और इंसान जिंदा है, और ऐसे होगी तो बस मर गया। ये जीवन का कितना बड़ी सीख दे रही है कि इंसान का जीवन ऊंचाई और नीचाई, कठिनाई और समस्याओं से परिपूर्ण है। जो इससे लड़ रहा है वही तो जिंदा है, बाकी तो मृतक है। बिल्कुल। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि जीवन एक सुगम सरल रेखा के समान चला जाए, तो सुगम और सरल रेखा आदमी के मरने की द्योतक है। बिल्कुल। तो हमें भाई उस चीज को करना है, उसमें लड़ने की क्षमता चुनौतियों से, और वो कैसे आएगी? ज्ञान से, एनवायरनमेंट से। और ज्ञान का मतलब क्या है? नंबर। पेरेंट्स तो नंबर ही पूछते हैं, कितने नंबर आए। बिल्कुल। लेकिन कभी कोई पेरेंट्स ये नहीं पूछता बेटा तूने आज सीखा क्या है। हाँ बिल्कुल।
क्योंकि जो ज्ञान होता है, जो सीख होती है, उसमें विनम्रता भरती है, उसमें सरलता आती है, उसमें एक तरलता आती है, उसका एक जो व्यक्तित्व है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये चीजें, क्योंकि उसमें सशक्तपन आता है, हर चीज से लड़ने की क्षमता पैदा होती है, वो सीखता है कि इस समस्या का समाधान मुझे कैसे करना है, इससे कैसे लड़ना है। तो एक समस्या से लड़ेगा, उसको जीतेगा, तो उसके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास ही इस राष्ट्र की पहचान है। सर, स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं हम। जब आप बॉर्डर पर तैनात थे, वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, उस दौरान 26 जनवरी आया होगा, स्वतंत्रता दिवस भी आया होगा, तो कैसा माहौल रहता है बॉर्डर पे इन दिनों? बॉर्डर पे तो हर रोज ऐसा ही होता है, बट ये एक डेट है, स्पेशल डेट है, और इस स्पेशल डेट के अंदर एक अलग जो है सैनिकों के अंदर तो भाव आता है कि जिसने इस तिरंगे को हमें और इस खुले इन्वायरमेंट को दिया, आज उसी की रक्षा के लिए मुझे खड़ा होने का दायित्व और कर्तव्य मिला है। तो और मैं अपने प्राण देकर भी अपनी इस आज़ादी को, इस तिरंगे को इसी तरह से शान से, गर्व से लहराने का मैं वादा करता हूँ, और वो वादे को निभाता भी है। एक सैनिक जो होता है सर, वो तिरंगे के लिए मर मिटने को तैयार होता है, वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है, लेकिन तिरंगे को नीचे झुकने नहीं देता है। लेकिन आज के दौर की अगर बात की जाए तो मॉडर्न हो गया है समाज, तिरंगे का यूज बहुत सी चीज़ों में किया जा रहा है। हेयर बैंड लोग यूज़ कर रहे हैं, हैंड बैंड बना रहे हैं, सूट वगैरह पहन रहे हैं, तिरंगे के 3 कलर के दुपट्टा ले रहे हैं, चूड़ियाँ पहन रहे हैं। तो ये उनकी हम देशभक्ति कहें या फिर समाज के हिसाब से चलने का या ढलने का एक तरीका? ये कुछ एक चीज़ें होती हैं, क्योंकि तिरंगा हमारा सिरमौर है, ये पहनने की वस्तु नहीं है, ये सम्मान करने की वस्तु है। बिल्कुल, ये हमारा प्राण है, जान है हर हिंदुस्तानी का। तो हमें मॉडर्न बिल्कुल हो जाए, लेकिन इतने भी मॉडर्न ना हो कि हम अपनी जड़ों को ही कमज़ोर करने लगे। हम ये कोई इस्तेमाल करने वाली जो है, ये कलर्स नहीं है, बिल्कुल, ये सम्मान करने वाली है। ये हम सिर पे अगर पग बांधते हैं तिरंगे की, तो शान बढ़ती है। हम कपड़े पहनते हैं तो क्या दिखाना चाहते हैं? सही बात है। ये नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और हर भारतीय का जो सच्चा नागरिक होगा वो यही कहेगा, नहीं, अपने सीने पे कलर लगाइए, पग बांधिए, गर्व महसूस होगा, सर का ताज बनाइए। सर का ताज ही तो है। इस ताज के लिए तो कितने लोग प्राणों की आहुति दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये होना चाहिए। और मॉडर्न बहुत है, लेकिन अपने मूल तत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। योगेंद्र सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि जब जब तिरंगे की बात हो रही है, और अभी जिस तिरंगे को सम्मान देने की बात हम कर रहे थे, उन्हें उसके सम्मान को लेकर एक भावुक जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, हम ये कह सकते हैं कि आपने जिया है तिरंगे को, लेकिन जब उसका अपमान कहीं होते हुए देखते हैं तो क्या जहन में आता है? बिल्कुल, जब जहन में बस खून खोलता है कि यह जिसके लिए इतने लोगों ने अपने घरों का चिराग बुझा दिया, आज किसी के कहने से, किसी के उकसाने से, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो इस तिरंगे को ऐसे कर सके। किसी का ना किसी के उकसाने से, कहने से वो तिरंगे को गिराता है, तो वो खून खोलता है और बदला लेने की भावना होती है। लेकिन है हमारा ही बेटा, हमारी ही बेटी है, तो फिर एक सोसाइटी को, इस राष्ट्र को किस तरह हम किस तरफ लेकर के जा रहे हैं, ये सोचने पर हमें विवश होना पड़ता है। उन बेटियों को, उन बेटों को एक सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है, सही राह बताने की ज़रूरत है, और तिरंगे का सही इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं उसको बताने की आवश्यकता है। कौन बताएगा? ये
हम सब सैनिकों का भी कर्तव्य है, इस जो समाज का भी कर्तव्य है, इस राष्ट्र का भी कर्तव्य है। और इसी के प्रयास में मैं आज पूरे देश के अंदर लाखों युवाओं के साथ में जुड़ रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ कि मैं आपको सैनिक बनाने नहीं आया, मैं आपको राष्ट्र सैनिक बनाने आया हूँ। राष्ट्र सैनिक किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे, काम कर रहे हैं, मन के अंदर अगर आपके सैनिक जैसे भाव हैं, तिरंगे को अपना सिर का ताज समझते हैं आप, तो आप जीवन में कोई ऐसी कार्य नहीं करेंगे जिससे इस राष्ट्र को, क्योंकि राष्ट्र एक पिता भी है, एक माँ भी है। हमारी माँओं ने, हमारे पिताओं ने हमें कायर और बुज़दिल पैदा नहीं किया, हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम अपने माँ और बाप का सर झुकाएं। हमारा ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हमारी माँ ने जब हमें जन्म दिया, इस राष्ट्र ने हमें भोजन दिया, सांसें दी, शिक्षा दी, संस्कार दिया। इस राष्ट्र जैसे पिता और राष्ट्र जैसी माँ को जो ना सर फक्र से होना चाहिए, हमारे कर्मों से। तो इस तरह की जो है हमें बातें होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। हम इसी प्रयास में हम लगे हुए। सर, आपकी जर्नी के बारे में हम बहुत सुना है, पढ़ा भी है, बुक्स भी आई हैं और मूवीज़ भी बनी हैं, लेकिन उस जर्नी की अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ खास मोमेंट क्या रहे हैं जिन्हें आप कभी भी अगर अकेले में बैठते हैं तो आपको वो मोमेंट याद आते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ शेयर करूं, या ऐसी कोई बात जो अभी तक आपने किसी से शेयर ना की हो? नहीं, एक फौजी का जीवन जो है ना खुली किताब होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है कि उसमें कुछ छुपा होता है। हर चीज़ पूरा ओपन है, हर चीज़, क्योंकि कुछ एक पल होते हैं कि एक अपने आप को कभी कभी समझने की कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे वो आगे भी बढ़ता है, पीछे भी जाता है। तो आगे बढ़ा है तो किस तरह बढ़ा है, उसमें सकारात्मक भाव आए होंगे, उसने लड़ने की क्षमता आई होगी, उसने आगे बढ़ने की जो ना सोच को पैदा किया होगा। और वही कर सकता है जो अपने जीवन से, अपने आप से प्रेम करता हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं, प्रेम इस सृष्टि की शाश्वत शक्ति है जो एक प्रेरणा देती है, आगे बढ़ाती है। और मैं एक इंसान भी हूँ, इंसान के साथ एक फौजी भी हूँ, और फौजी अपने आप से और अपने रास्ते बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्रेम करता है। और उसी प्रेम की खातिर तो हमने टाइगर हिल के ऊपर अपने साथियों को एक एक को अपनी लहू की आखिरी बूंद और आखिरी सांस को कुर्बान करते हुए देखा है मैंने। जब मौत किसी के चेहरे नज़दीक आती है तो चेहरे सुखड़ जाते हैं जी। एक अजीब सा उनका वो हो जाता है, शक्ल हो जाती है, क्योंकि वो शायद भयभीत और डर का वो शायद चिन्ह होंगे। लेकिन फौजी का जब मृत्यु भी नज़दीक आती है तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही होता है, क्योंकि वो मौत नहीं है, वो अमृतत्व की तरफ जा रहा है जी। ईश्वर स्वयं शायद उसको अपने गोद में उठा करके लेकर के जा रहा है। तो इससे खुशी के पल शायद वो पल भी देखें, तो वो पल जब याद आते हैं, अभी आपसे बात कर रहा हूँ तब भी उनके चेहरे एक एक के याद आ रहे हैं। तो वो एक खूबसूरत बहादुरी के, शौर्य के, पराक्रम के पल थे। और उन योद्धाओं के बीच मैंने वो पल बिताए, तो वो तो जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता। बिल्कुल, हमने सुना है, आप कई बार आपने कहा है कि जब वो छोटी फतेह की जा रही थी तब आपके जो साथी थे, किसी को यहाँ से गोली लग रही थी, किसी को यहाँ से गोली लग रही थी, लेकिन आपके आंखों के आगे वो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन आपने वो पल जिया है। 17 गोलियां लगने के बाद भी आप झुके नहीं और वो टाइगर हिल जो है वो फतेह करवाई। बिल्कुल, क्योंकि जो सैनिक है वो इसीलिए तो भर्ती हुआ है, इसलिए तो उसने वर्दी पहनी है। फिर इस धरती की जो संस्कार रहे वो भी तो हमारे रगों में है, क्योंकि ये राष्ट्र की जो भूमि है ये जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की है जी। और इस भारत माँ में, भारत माँ का जो गर्व है
उससे बेटे और बेटियां पैदा नहीं होते, उससे सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। तो जब एक एक साथी शेर की तरह, सिंगनी की तरह लड़ करके शहीद हो रहा था, तो एक गर्व भी था, लेकिन दुख इस चीज़ का था कि कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे, शायद अब वो बात करने के लिए मेरे सामने ना होंगे। गोलियां शरीर से पार जा रही थी, लेकिन दर्द और पीड़ा का एहसास नहीं था। इसलिए क्योंकि जीवन का पर्पज मालूम था। जब पर्पज होता है जीवन में तो पैशन होता है, पैशन होता है तो फिर उसका परफॉर्मेंस की पराकाष्ठा तक वो जा सकता है। मुझे वो पल, क्योंकि मेरा ठीक सर से लेकर के पैर तक में लहूलुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी, मेरा ठीक सामने साथी बैठता है, वो मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से उसके पूरे सर को निकलता हुआ बाहर देखा, उसका हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाया। जैसे आप बैठे हैं ऐसे एक मेरा साथी था ट्रेनिंग का, उसके मुख से आह, बस इतना मैंने सुना था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से किस तरह खून की फुहारें छूटती हैं, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो भी मेरी गोद में आकर के लेट गया। हमने आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा है कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं, मैंने उन पलों को जिया है। मेरे एक साथी हमें हेल्प के लिए आगे बढ़ा, वहीं पर पाकिस्तानी आर्टिलरी का गोला गिरता है, यहाँ से गर्दन कट करके ज़मीन पर गिरती है। बिना सर के ये धड़ 2 कदम तक चला, फिर गिर गया। और साथी आगे बढ़ा, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए। ये शरीर के अंग जब धरती पर कट करके गिरते हैं तो किस तरह से उछलते हैं, वेदना होती है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गोलियां लगती रही, लेकिन गोलियों की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। बस एक ही लक्ष्य था, एक ही सोच थी, एक ही विश्वास था, जब तक ये शरीर के अंदर प्राण है, मेरी टीम का जो कर्तव्य था, जो मेरी टीम का जो टास्क था, उसको पूर्ण करना है। यही एक भारत के और भारत के सैनिक की जो है सबसे बड़ी ताकत है, भारत की ताकत है कि अगर 10 में से 9 शहीद हो गए तो 10वां भी वहीं शहीद होगा। क्योंकि हमारी माँओं ने, भारत माँ की जो माँओं ने जो ना अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, जब वो किसी युद्ध में जाता है तो विजय तिलक करके उसकी माँ ये कहती है कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। हम देख रहे हैं कि रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मेरे नौजवानों, कभी आपको किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर निशान नहीं मिले। तो माँ भी अपने दूध के ऊपर गर्व करती है कि मेरे बेटे ने कायरता नहीं दिखाई, तो वहाँ लड़ा मैं। जब हम एक अपने अंदर कमिटमेंट करते हैं, जब अपने उस लक्ष्य को ही अपना जीवन मान लेते हैं, तो परमात्मा तो साथ देता है। 17 गोलियां लगी, इतने ग्रेनेड के टुकड़े लगे, सर से लेकर के पैर तक कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ से लहू की धारा नहीं निकल रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। डेड बॉडियाँ पड़ी हैं। 19 साल का लड़का, इसकी 2 साल सर्विस, जिसको ये पता नहीं यहाँ से हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। इधर देखता उधर ही पहाड़ और बर्फ़ के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन मन में ठान लिया था नीचे तो जाना, अपने साथियों को भी बचाना। तब फिर वहाँ से लुढ़क करके नीचे आया, साथियों को इन्फॉर्म किया, ऊपर की तमाम घटनाक्रम से अवगत कराया, और उसी इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर फिर दोबारा से टाइगर हिल के ऊपर हमला किया गया, और बिना किसी कैजुअल्टी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का टर्म था, सीज़फायर हुआ। आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, और ये वर्ष 2024 कारगिल युद्ध का सिल्वर जुबली वर्ष। जी जी बिल्कुल। हर हर भारतीय ने बड़े गर्व और सम्मान के साथ इस पर्व को मनाया, और हर सैनिक इस पर्व के लिए आज अपने जीवन को कुर्बान करता चला जा रहा है। सर, एक सवाल और मैं आपकी जर्नी से लूँगी, उसके बाद हम फिर 15 अगस्त पे आएंगे। कि हमने सुना था कि आपने ये भी कहा था कि बस मेरे सर में और मेरे दिल पर गोली ना लगे, मैं अपने साथियों को तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं
और फिर हम फतेह कर जाएंगे। और एक चीज और थी कि आपकी जेब में कुछ सिक्के थे, वो स्टोरी क्या है सर, वो जानना चाहूंगा। बिल्कुल, देखिए आप जब अपने अंदर एक दृढ़ संकल्पित होते हैं, अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि अपने आप से जब कमिटमेंट किया जाता है, अपने आप अंदर दृढ़ संकल्पित, कितनी बड़ी शक्ति आपके अंदर संचारित हो जाती है, शायद ये एहसास आपको नहीं है। महाभारत देखिए, उसमें एक पात्र थे पितामह भीष्म, उसने जीवन में कमिटमेंट ही किए थे, और कमिटमेंट की पावर इतनी थी कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं बल्कि अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में कर रहा। बिल्कुल। तो हम अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं अगर हम अपने अंदर से कमिटमेंट कर लें। बस माहौल था सा, बस यही तो सोचा था कि यार अगर इसने सर और सीने में नहीं मारे, दोनों हाथ दोनों पैर ले जाओ काट करके, उफ नहीं करूँगा, जिंदा भी रहूँगा। लेकिन उसने गोली चलाई सीने पे चलाई। यहाँ पे पर्स था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, क्योंकि हम इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये माँ जैसा दायित्व और कर्तव्य का पालन भी करती है। हर एक लड़ाई का एक इतिहास रहा है और इतिहास हमें सुनने का मौका मिला है। इस माँ ने अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने दिया। वो शायद उन योद्धाओं की शौर्य को दुनिया तक पहुंचवाना था, तभी शायद उसने गोली जब सीने पे लगी थी तो सिक्कों से टकरा दी। और लगा मुझे भी मर गया हूँ, लेकिन उस माँ भारती को तो जिंदा रखना था, अपने बेटों की शौर्य को लोगों तक पहुंचाना था। तब इसलिए जो है ये सब चीज़ एक डॉट डॉट जा कर के जो हम देखते हैं तो पूरा जीवन का एक चित्र खिंचता हुआ चला आता है। टाइगर हिल हुई, मैं भी हॉस्पिटल में आ गया दिल्ली, 16 महीने रहा हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर वापस भारतीय सेना में 25 साल नौकरी करी। नौकरी नहीं कह सकते इसको, सेवा कह सकते, सेवा, क्योंकि ये जॉब नहीं है, सेवा है। और फिर अब आफ्टर रिटायरमेंट सेवा निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हूँ। आज भी मेरा वही उद्देश्य है, अपने जीवन का आज भी वो पर्पज है कि यूथ के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा कर सकूं, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी ला सकूं, उनके मन में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के वो बीज बो सकूं। इसलिए अभी 1.5-2 साल में लगभग 4 लाख स्टूडेंटों से संवाद किया है। अरे वाह। और अभी निरंतर चालू है। और अभी इस वर्ष जो कि कारगिल का सिल्वर जुबली वर्ष था, तो इसमें हमने 300+ वो कारगिल की वीरांगनाओं को इन यूथ के सामने लेकर के आया हूँ। अच्छा। हम उनको सम्मान नहीं कर सकते, उन्होंने पूरे राष्ट्र को सम्मान किया। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनको वंदन कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। तो इस यूथ के सामने ला करके उनका वंदन इसलिए किया कि आप थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपकी परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं होते तो आपको इतनी मन के अंदर हताशा, निराशा भर जाती है, आप जीवन को तुच्छ समझते हैं। ये वो वीर नारी है, भारत की बेटी है, जो 25 साल का अपने जीवन का युद्ध लड़ते हुए हो गया, जिसके पेट में 2 महीने का गर्भ था, 4 महीने का गर्भ था, 1 साल का बच्चा था। उसने उसको भी रक्षित किया, सुरक्षित किया, संघर्ष किया, अपने पैरों पे उस बच्चे को खड़ा किया, और आज वो हमारे सामने आस की, विश्वास की, साहस की प्रतिमूर्ति है। इससे बड़ा कोई आपके अंदर जीवन में नहीं हो सकता। दुनिया के लिए, देश के लिए 26 जुलाई कारगिल का युद्ध बंद था, इनके जीवन का युद्ध शुरू हुआ। बिल्कुल। तो इससे बहुत बच्चों में प्रभाव पड़ रहा है, और पेरेंट्स को भी तो मैं बोलता हूँ, पेरेंट्स भी आते हैं कि जब आप भी लगता है ना कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ये है वो है, तो और हमारे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, किसी शहीद के घर चले जाना, उनके चरणों को छू करके देख लेना, आपको जो ना अपनी समस्याएं बौनी लगने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक हमारे सकारात्मक भाव को पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण ये हमारे परिवार हैं। तो उन परिवारों को भी जो है, और फिर मेरे मन के अंदर एक चीज़ थी, जो कि जब युद्ध में चलते ना, तो कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर बोलता आखिरी चिट्ठी लिख दीजिए। हाँ। तो आखिरी चिट्ठी में क्या लिख सकते हैं? यही इतना ही कि मैं ठीक हूँ, आप सब अपना ध्यान रखना। लेकिन जब चलते हैं तो आपस में बात तो करते हैं, अरे अगर मैं मर गया ना
तो एक बार घर जाना, देखना बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं। बस आज जब उनके पास जा रहा हूँ उन भावों को लेकर के कि उन्होंने जो बोला था शायद उसको आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी साथी ने बोला था ऐसा? साथियों ने बोला था। अब ये हर एक साथी का यही होता है। तो आज वो 6 साथियों से मैं बात करता हूँ तो इसको मैं 545 से जोड़ता हूँ कि हर एक जो सैनिक था उसने अपने साथी को यही कहा होगा, एक बार मेरे घर जाना। मुझे इस परमात्मा ने वापस उनके घर जाने का सौभाग्य दिया, उनको जब देखने का सौभाग्य मिल रहा है। जो बेटी 5 साल की थी उसकी शादी हो गई, बच्चे हैं, और अपने पापा को आज भी वो मिस करती है। आज जब उनके घर जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बेटी 3 महीने के पेट में थी, आज वो 25 साल की हो गई है। पापा की सिर्फ उन्होंने फोटो देखी है। पूछते हैं मेरे पापा ने क्या कहा, क्या कह पाऊँ। लेकिन हाँ, उनको देख करके एक गर्व होता है कि उन वीरांगनाओं ने, उन माँओं ने अपने बच्चों को तो सशक्त बनाया ही, राष्ट्र के लिए एक साहस की प्रतिमूर्ति बनी हुई है, एक सकारात्मक की मूर्ति है कि उन्होंने जीवन में संघर्ष को लड़ने का सीख दे रही है वो। तो ये मुझे मौका जो है ईश्वर ने दिया है और इसमें अब निरंतर 300 प्लस से मिला हूँ। अभी 245 के आसपास और हैं पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत के हर कोने कोने में। अभी 16 जगह पे हमने ये प्रोग्राम किया, शौर्य वंदन। चलिए, हम चाहेंगे कि आप यही खुशी जो है वो सब में बांटते रहें। सर, एक सवाल ये है कि हमने सुना है कि आपके साथ जब परमवीर चक्र की जब बात चल रही थी तो लोग कहते हैं कि जब सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है तो खुशी होती है, लेकिन आप शॉक्ड में थे, ऐसा क्यों? क्या हुआ था आपके साथ? एक्चुअली में रात को मरणोपरांत दिखाया था और सुबह 9 साढ़े 9 बजे 15 अगस्त 1999 में जनरल वीपी मलिक आकर के जो है बधाई देते हैं। फिर वो, क्योंकि एक नाम के लाखों हो सकते हैं। तो आप खबर देखते थे कि नहीं देखते थे? ये पूछा था आपसे? नहीं, यही पूछा था, बोला क्या चल रहा है, खबर देखते थे? फिल्म देखते हो या समाचार भी देखते हो? ये टीवी किस लिए लगाया? फिल्म देखने के लिए? तो वो जब उनको बताया तो जब बधाई दिया, बोला नहीं, एक नाम के तो लाखों हैं योगेंद्र, आर्मी नंबर का एक ही मिलेगा। जब हमने समाचार के बाद इस आर्मी नंबर का बंदा का मरणोपरांत दिखा दिया, बॉडी का है। हाँ। जब वो बॉडी को ढूंढने लगे तो 2:30 बजे उनको पता चला रात को ये तो जिंदा हॉस्पिटल में। तो ये घटना घटित हुई और एक सैनिक के लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। कैसा लग रहा था सर, परमवीर चक्र जब मिल रहा था? उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो राष्ट्र का तो गौरव था ही था, लेकिन एक ये भी था कि जो ये मेडल है ना, ये उन साथियों के लहू का वो चिराग है जो शायद परमात्मा ने मेरे सीने पर लगाया है। और ये चिराग से मैं जीवन में लोगों के जीवन की ज्योति को जागृत करूं, बस यही एक था, एक भाव था। उसी भाव को लेकर के 25 साल से जी रहा हूँ और अभी जीवन के लास्ट क्षण तक भी उसी को जीऊँगा, यही मेरा प्रयास है। और सैनिक तो वैसे उसके लिए तो मेडल के लिए लड़ता ही नहीं है। सैनिक तो अपने कर्तव्य और दायित्वों के लिए लड़ता है। जब राष्ट्र उसको इस तरह से सम्मानित करता है तो गर्व तो है। और बहादुरी का एक प्रतीकात्मक है, बाकी बहादुर तो सभी होते हैं। बिल्कुल। सर, आप 15 अगस्त किस तरीके से मनाते हैं? अब की बात नौजवानों के बीच में। अच्छा, आप जाते हैं उनके पास? जाता हूँ। अच्छा, आजकल तिरंगा जो है वो कई लोगों के रोजगार का साधन भी हो गया। अगर आप देखेंगे सड़कों पर जाएंगे तो काफी लोग जो है वो तिरंगा बेचते हैं और उनका रोजगार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक रोजगार भी हुआ है और हम आसानी से उस तिरंगे को ले भी पा रहे हैं। पहले तो जो है तिरंगा मिलता ही नहीं। बिल्कुल। एक स्पेसिफाई कपड़ा उसके लिए, तिरंगे के लिए मतलब चयनित किया गया था कि इसी कपड़े में बनेगा और किसी कपड़े में नहीं बन सकता है, लेकिन अब तो हर तरीके के कपड़े में बनने लगा है, कागज में बनने लगा है। कागज में बनता है, प्लास्टिक टाइप में सब कुछ बनने लगा है। हाँ, कुछ परिवर्तन है, बहुत सारे आए हैं, एक्सेप्ट करने चाहिए परिवर्तन। लेकिन फिर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ
कि आपको हर जगह तिरंगे मिल रहे हैं, लेकिन इस तिरंगे का सम्मान भी करना। ऐसे नहीं है कि आज जो है तिरंगा लगा दिया छत पर, 1 साल तक ऐसे ही टका, उसका जो है पूरा फट गया है, गंदे हो जाते हैं, जमीन पे पड़े रहते हैं। तो कोई भी, हर एक भारतवासी का ये कर्तव्य दायित्व है, तिरंगा नीचे पड़ा तो उसको उठा करके सलूट करें और उसको सम्मानित करें, ऐसे नहीं फेंक दें। हाँ सर, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी आपसे यही कि 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, आज़ादी हमें मिली थी इस दिन, और सभी जगह जो है हमारे इसमें तिरंगामय हमारा देश हो रखा है। लाल किले से भी बहुत भव्य प्रोग्राम जो है वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, सभी संस्थानों में 15 अगस्त जो है वो मनाया जाता है। लेकिन इसके बाद 15 अगस्त के बाद जब हम देखते हैं तिरंगे का अपमान, जो प्लास्टिक के छोटे छोटे, जैसे भी हमने डिस्कस किया, बैच होते हैं, वो सब यूं ही कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी पटक देते हैं। हम चलते हुए रोडों पे देखते हैं पतंगे, स्पेशली 15 अगस्त पे जो सबसे ज़्यादा उड़ाई जाती हैं, तिरंगे में जो पतंगे होती हैं वो उड़ाते हैं, कट जाती है। कहते हैं तिरंगे को झुकने नहीं दिया जाता है, लेकिन पतंगे उड़ के कट जाती हैं तो वो नीचे गिरती हैं, पेड़ों में अटक जाती हैं, फट जाती हैं। तो ये मुझे सर पर्सनली लगता है कि ये अपमान है और ये नहीं होना चाहिए, इसको सरकार को इस पे स्टेप लेना चाहिए। लेकिन आप एक योद्धा हैं, आपने जिया है तिरंगे को, आपने लड़ा है तिरंगे के लिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेने चाहिए, या जनता तक इसकी समझ कैसे पहुंचे और इसके लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए कि ये जो जैसे पतंगे होंगी, ये हो गया, इस तरह की चीज़ें के ऊपर बैन होना चाहिए। और मैं देशवासियों के लिए भी कह रहा हूँ, जो आप तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते हो तो आपको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं। आप खरीद लेते हैं, आपने सोचा कि मैंने राष्ट्र खरीद लिया, इस राष्ट्र का अभिमान स्वाभिमान है, अगर आप उसको इस सीने पे लगा रहे हैं तो उसको ऐसे हमेशा अपने सीने पे सजो करके रखें। ये ऐसा नहीं है कि आज मैं 15 अगस्त आज लगा लिया, कल जो उठा करके फेंक दिया जी, वो कचरे में जा रहा है। जब आप उसका सम्मान नहीं कर सकते तो उसको खरीदने की भी हिम्मत मत कीजिए। बिल्कुल। तो ये हमें दोनों को ही जो थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा। सरकार ने एकदम से इतना ढील कर दिया कि जो है कहीं पर भी तिरंगे पड़े होते हैं, क्योंकि हम आसानी से प्राप्त कर पाए। हाँ। और इसलिए किया था कि हर एक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा आएगा तो वो अपने आप स्वाभिमान होगा। अभियान भी चल रहा है, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हम हर घर तिरंगा लगा लेते हैं, अपने हाथों में तिरंगा लगा लेते हैं, थोड़ी सी झांकी निकली उसके बाद वो तिरंगों का क्या अपमान होता है, इसके ऊपर सरकार शायद आंख बंद कर लेती है। इसके ऊपर वो सामाजिक संस्थाएं जो हमारे जिम्मेदार हैं वो भी बंद कर लेती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम जब थे पहले, जब पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल में, आज तो छुट्टी होती है, 15 अगस्त की छुट्टी होती है। हाँ, उस समय छुट्टी नहीं होती थी। एक तिरंगा होता था, जो तिरंगा ही होता था, उसको लेकर के एक जो बड़े स्वाभिमान से गांव के अंदर प्रभात फेरी होती थी, पूरा गांव घूमता हुआ चलता था, तिरंगा एक होता था। बिल्कुल ठीक है, लाख तिरंगे नहीं होते। तो जब हम इतनी बड़ी संख्या में करेंगे तो उसका जो ना मान घटेगा। बिल्कुल। एक तिरंगा होता था, उसकी झलक पाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता था, वो एक भाव था। तो आप प्लीज मेरा भारत सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी और उन सामाजिक संस्थानों से भी जो इस तरह के जो है कार्य में संलग्न हैं, तो प्लीज इस तिरंगे का मान बढ़ाएं, अपमान नहीं। क्योंकि सरहद पर खड़े हुए सैनिक के दिल में क्या टीस होती है शायद आप नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल। और अगर इसका सम्मान और मान समझना है तो एक दिन उस -40 डिग्री में खड़े होकर के देख करके आ जाना, फिर आपकी समझ में आ जाएगा कि तिरंगे का मान क्या होता है। बिल्कुल। जनहित टाइम्स जो एक ये चैनल है, मुझे आभास और एहसास हो रहा है कि जो है ये एक राष्ट्र हित को, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र भक्ति को बढ़ाने वाला चैनल है, और हमें इस चैनल के साथ जुड़ कर के सकारात्मक भाव को पैदा करना चाहिए। और मैं चैनल के तमाम जो एडिटर्स, एंकर्स हैं, जो अपने इतनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से वो परोस रहे हैं जो राष्ट्र को आगे बढ़ाता है, और यही होना चाहिए।
क्योंकि मैं हर एक व्यक्ति को कहता हूँ, क्योंकि आप जो है एक रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, तो आप ये मत सोचो कि मैं एंकर हूँ, मैं सिविलियन हूँ। नहीं, नॉट सिविलियन। आप इस भारत की एक सैनिक हैं। आप इस भारत माँ की एक बेटी हैं, एक भारत माँ की शेरनी हैं। तो हम सबका एक दायित्व बनता है यार, सैनिक तो अपने सरहदों पर खड़े होकर के राष्ट्र की हिफाजत करता है। तो मैं अपने इन कर्तव्यों से, अपने इन वाक्यों से, अपने इस एपिसोड से मैं ऐसा काम करूं कि जो लोग, ये भारत की युवा है, ये युवा पीढ़ी है, इसमें भी राष्ट्र के प्रति एक प्रेम भक्ति जागृत हो। बिल्कुल। उनके अंदर कोई भी ऐसे दुर्भाव ना पैदा हो मेरे अपने कर्तव्य से, कि जिससे वो राष्ट्र के लिए घातक हो। क्योंकि एक बच्चा राष्ट्र का बच्चा होता है वो, तो हमें उसको राष्ट्र के साथ जोड़ना है। कलम का सिपाही में वो ताकत है कि वो बंदूक से भी ज़्यादा वार कर सकता है और बंदूक से ज़्यादा बदलाव ला सकता है। इसलिए दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। हमें कलम से भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम बंदूक से तो विजय प्राप्त करते हैं। तो कलम के सिपाही अपने दायित्व को समझें और इस तरह का काम करें। मुझे खुशी हुई। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी जो आपने हमें कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, पूरे राष्ट्र को शुभकामनाएं। जय हिंद। हमारे साथ बात कर रहे थे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव। विजय विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सभी देशवासियों के लिए नारा है। झंडा हमारा ऊंचा ही रहना चाहिए। और सर ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अगर आप तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते तो आप उसको खरीदिए मत, उसका अपमान करने का भी आपको कोई हक नहीं है। अगर तिरंगे का सम्मान कर सकते हैं, आप जानते हैं कि तिरंगे की एक सैनिक के दिल में क्या महत्वता होती है, तो उस -40 डिग्री में जाके एक बार देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक सैनिक के दिल में तिरंगे का क्या स्थान होता है। जब भी कहीं किसी भी रूप में तिरंगे का अपमान होता है तो सैनिक के दिल में एक टीस सी लगती है। सर ने बहुत ही बड़ी बात कही है और हमारा भी, हमारे चैनल के माध्यम से भी जो भी लोग इसको देख रहे हैं, हमारा यही मैसेज है कि किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से इस स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगे का अपमान नहीं करना और किसी भी रूप में तिरंगे को झुकने नहीं देना है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप अपनी सलाह, अपना मशवरा, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।